नमस्कार दोस्तों, बिरजूस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अत्यंत महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों की सीरीज का ये वीडियो पार्ट 16 है। पार्ट 16 का ये लेक्चर 2 है दोस्तों। इससे पहले लेक्चर 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं दोस्तों। हम लोगों ने पार्ट 1 में सुप्रीम कोर्ट के 20 महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को पहले ही सॉल्व कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने यदि इन सबको ना देखा हो, इससे पहले हम लोगों ने 15 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट किया है। तो इससे पहले यदि आप इन सब को ना देखे हों, इन 15 पार्ट्स को और सुप्रीम कोर्ट के जो पार्ट 16 का फर्स्ट लेक्चर है, अगर इन सब को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का लिंक दिया गया है दोस्तों। आप वहां से जाकर इन सभी को जरूर देख लीजिए। यदि आप अपने संविधान के प्रश्नों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को फॉलो जरूर करिए। इस सीरीज़ को बेहतरीन आप देखते जाइए। एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज चल रही है और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस सीरीज़ को आपको देखने के बाद आपके संविधान से प्रश्न गलत होने के ना के बराबर चांस हो जाएंगे दोस्तों। चलिए, और यदि दोस्तों इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें तो यदि आपने अभी तक बिरजूस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। बिरजूस स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेहतरीन प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलते रहेंगे और इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ही पहुंचता रहेगा। तो इसके लिए सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बिरजूस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों और शेयर करके अधिक से अधिक मित्रों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करिए दोस्तों। हमारा प्रयास कैसा लग रहा है इसको ज़रूर आप कमेंट करके बताइए और अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाइए, जिससे अन्य आपके सभी साथियों का भी इस पे जो है ध्यान आए और इससे लाभान्वित हों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? ए में दिया है प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा अध्यक्ष। 20 में से कितने सही आप कर पाएंगे, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और ऐसे प्रश्नों से आप बिल्कुल बेहतरीन आंसर करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप कितना सही कर पाए और कितना गलत था आपका, कौन सा सेक्शन गलत था। तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों और वीडियो पूरा देखिए। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न छांट कर लाया गया है। तो ज़रूर पूरा देखिए, क्योंकि कब कौन सा किस एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आपसे मुलाकात कर जाएगा इसको कोई नहीं जानता दोस्तों। तो इसलिए एक एक प्रश्न आप ज़रूर देख कर जाइए। मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर आपको नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो इस सीरीज़ में चल रहे हैं ये आपके सिलेक्शन के लिए पर्याप्त होगा दोस्तों। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 एक और बेहतरीन प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिए आप लोग। विकेंद्रीकृत, एकीकृत, सामूहिक, व्यवहारिक। तो आपको बताना है न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत। हमारे यहाँ कैसी न्यायपालिका है दोस्तों? एकीकृत न्यायपालिका है। एकहरी न्याय पद्धति है, न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट एक है दोस्तों, ये एकहरी न्याय पद्धति का सूचक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? ए में दिया है जस्टिस एम हिदायतुल्ला, बी में दिया है जस्टिस मेहर चंद महाजन, सी में दिया है जस्टिस पी एन भगवती और डी में दिया है जस्टिस बी के मुखर्जी। सही जवाब आपको बताना है दोस्तों।
किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, यही आपको बताना है। चलिए दोस्तों, सही जवाब की ओर बढ़ते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। और आपको बता दें दोस्तों, इस वीडियो में या इस पूरी सीरीज में जो भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इससे देख सकते हैं कि प्रश्नों का लेवल विभिन्न परीक्षाओं में कैसा हो सकता है, कैसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 रहा, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ए में दिया है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, बी में दिया है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा, सी में दिया है भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों द्वारा, डी में दिया है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, एक एक प्रश्न छांट कर आपके लिए लाए जाते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट जरूर करिएगा दोस्तों, और शेयर कर देंगे तो और भी मेहरबानी होगी। चलिए, इसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, अब आपको कमेंट करके बताना है कि न्यायिक पुनरीक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है। क्या अनुच्छेद 137 है? आपको कमेंट करके बताना है न्यायिक पुनरीक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसका केवल सर्वोच्च न्यायालय इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आपको मैंने पहले ही बता दिया, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, और मुझे उम्मीद है सारे प्रश्न आपको जरूर पसंद आएंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न छांट कर बेहतरीन आपके लिए लेकर आया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? देखिए, एक और बेहतरीन प्रश्न है, अब मुझे लगता है आसान प्रश्न है, देखते हैं। ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी हिंदी व अंग्रेजी दोनों, डी 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा। तो जानते हैं आप, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, 22 भाषाएं शामिल हैं 8वीं अनुसूची में। तो इसमें जो है आपको राइट ऑप्शन क्या है, सही जवाब आपको करना है कि सर्वोच्च न्यायालय में कौन सी भाषा में कामकाज किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने इसका सही जवाब कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। आपने दोस्तों कभी भी अगर देखा हो न्यायपालिका के कार्यों को, कभी भी वकीलों से विचार विमर्श करते देखा हो, तो अक्सर आपने देखा होगा इंग्लिश में ही चीज़ें की जाती हैं, और जब भी जजमेंट वहाँ से आता है किसी भी कोर्ट से, तो वो इंग्लिश में ही आता है। तो क्या है, उनका कामकाज का विषय जो है दोस्तों इंग्लिश है, बिल्कुल अंग्रेजी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा दोस्तों छोटा करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, किसी भी न्यायालय में नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कहाँ कर सकते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। जब आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त होंगे तो आप किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, ये प्रतिबंधित किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, और कई बार ये पूछा गया है, तो मैं कहूँगा बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है, तो आपसे पूछा गया है किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 138, किसके तहत ये बनाया गया है? तो उम्मीद है आप लोगों ने इसका सही जवाब जरूर कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 तो परामर्शदायी बनाया गया है अनुच्छेद 143 के तहत, और राष्ट्रपति को ये परामर्श देते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो शेयर करने से आप लोग बिल्कुल भी मत चूकिएगा दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, एक और बेहतरीन प्रश्न। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य क्या होता है? जैसा हमने आपको बताया कि न्यायिक पुनर्विलोकन उच्चतम न्यायालय करता है, तो न्यायिक पुनरीक्षण का क्या कार्य होता है? स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण करना। बी में दिया है देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण करना। सी में दिया है कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना, या फिर संविधान का आवधिक पुनरीक्षण करना। क्या होता है कार्य न्यायिक पुनरीक्षण का? चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने इसका सही जवाब जरूर कर लिया होगा। तो इसके राइट ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना। ठीक है, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना न्यायिक पुनरावलोकन होता है। और आर्टिकल मैंने आपसे पूछा है, इसको भूलिएगा मत, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा किस आर्टिकल के तहत ये होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों, जरूर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, मुझे पूर्ण उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 9, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, केवल यूके में है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था हम लोगों ने यूएसए से लिया है, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और यूएसए दोनों में है। ठीक है, भारत में है, यूएसए में है। और न्यायिक पुनर्विलोकन का मैंने आपको बताया कि न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब है कि यदि कोई राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई ऐसा कानून बनाए जिससे संविधान के नियमों के खिलाफ हो, संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो, तो न्यायपालिका उसको शून्य घोषित कर सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और वीडियो का अध्याय पे पहुंच गए। अध्याय का आप लोगों के लिए एक जिम्मेदारी अध्याय पर पहुंचने पे होता है कि वीडियो को झूम कर आप लोग शेयर करेंगे अधिक से अधिक प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों, फेसबुक हो, इंस्टा हो, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, झूम कर एक बार शेयर करेंगे, अपने और किसी साथी तक पहुंचाएंगे ताकि उस आपके साथी को भी लाभ हो। तो ये ज़रूर आप लोग करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, सबको इससे जोड़िए ताकि हर किसी को इसका लाभ मिले, और हमारी मेहनत का भी कुछ प्रतिफल आप लोग ज़रूर हम तक पहुंचाइए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। परामर्शदात्री होता है, अपीलीय होता है, संवैधानिक होता है, या प्रारंभिक होता है? उम्मीद है 10 नंबर के क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब जरूर लगा लिया होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच जब भी कोई विवाद होगा तो सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उस पर सुनवाई करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में? गोरखनाथ में, ए के गोपालन में, केशवानंद भारती में, या मेनका गांधी में? आसान प्रश्न है दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में, जो कि केरल राज्य बनाम केशवानंद भारती केस हुआ था, उसी में न्यायिक उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के विषय में जो है अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, थोड़ा सा एडजस्ट। जी हाँ, 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ए में दिया है अपनी पहल पर, बी दिया है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, सी में दिया है तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, और डी दिया है तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। तो आपको बताना है कि उच्चतम न्यायालय के जो कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है वो किस
इन इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के माध्यम से दी जाती है? कौन सा विकल्प इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? कब दी जाती है ये पूछा गया है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तभी जब वह राष्ट्र ऐसे परामर्श के लिए कहता है। यानी कि राष्ट्रपति जब ऐसे परामर्श के लिए कहता है तभी सर्वोच्च न्यायालय उसको ये ऐसा परामर्श देता है। और इसका अनुच्छेद भी आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है, किस अनुच्छेद में परामर्श के लिए कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल बेहतरीन जवाब आना चाहिए आपका। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। बिल्कुल है, यह उसका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित विवादों का जो है चुनाव विवादों का, चुनाव से संबंधित जो विवाद होगा दोस्तों, इसका सुलझाने का अधिकार किसको है? उच्चतम न्यायालय को है। ये तो आप जानते हैं। यह पूछ रहा है कि इसका मौलिक अधिकार है, पुनर्वाहिक अधिकार है, परामर्शी अधिकार है या फिर बहिर्मुखी अधिकार है। तो आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा अधिकार है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो है उच्चतम न्यायालय ही निर्णय करता है, लेकिन ये उसका ए नंबर ऑप्शन सही है, मौलिक अधिकार है। क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए 13 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, मौलिक अधिकार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, बेहतरीन प्रश्न है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? बृंदा ग्रोवर हैं, मेनका गुरुस्वामी हैं, मीनाक्षी अरोड़ा है या इंदु मल्होत्रा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा वकील से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुई हैं जज के रूप में, इंदु मल्होत्रा, ठीक है दोस्तों, नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बेहद आसान सा प्रश्न है। हीरालाल जी कानिया, के एन वांचू, एस सी सीकरी और वाई वी चंद्रचूड़। तो एस सीकरी होता है दोस्तों, एस सी सीकरी नहीं होता है, और हीरालाल जे कानिया होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हीरालाल जे कानिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, हीरालाल जे कानिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक और बेहतरीन प्रश्न आपके लिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। ए दिया है सीबीआई की जांच पर, बी में दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच पर, सी में दिया है भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट पर, और डी ऑप्शन में दिया है संसद में महाभियोग के प्रस्ताव पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उम्मीद है आप सभी लोगों ने इसका सही जवाब जरूर कर लिया होगा। बेहद आसान प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही प्रश्न आंसर है दोस्तों, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर, ठीक है। और ये जो महाभियोग है ये किस आर्टिकल में लिखा गया है, आप लोग इसको जरूर हमें बताइएगा, ठीक है। संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को, लोकसभा अध्यक्ष को या उपयुक्त सभी को। तो सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को और उसके सदस्यों को। संघ लोक सेवा आयोग संविधान के अनुच्छेद 315 में लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा, प्रतिषेध, परमादेश। तो सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रलेख जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण का, लेकिन निषेधाज्ञा कोई प्रलेख नहीं होता है,
तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा निषेधाज्ञा। ये कुछ नहीं होता दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसको जारी नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए और रह जाएगा शेष। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है, यानी कहाँ से दिया जाता है? आकस्मिकता निधि से, लोक लेखा से, संचित निधि से या सहायक अनुदान से? उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने इसका सही जवाब जरूर कर लिया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संचित निधि से। ऑप्शन नंबर सी, संचित निधि से। इसका आर्टिकल आप कमेंट करके हमें बताइएगा, बेहतरीन आर्टिकल है। संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के जजों को वेतन दिया जाता है। चलिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा, भारत के उच्चतम न्यायालय को ए में दिया है केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, बी में दिया है केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, सी में दिया है प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार है और डी में दिया है प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। तो ऊपर के क्वेश्चनों से आई होप कि आप लोग इसका सही जवाब जरूर कर लेंगे दोस्तों। तो भारत के उच्चतम न्यायालय को इनमें से कौन सा अधिकार दिया गया है? इसका सही जवाब चलिए इसके सही जवाब की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी सभी प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये बेहतरीन 20 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। तो बिरजूस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे अन्य आपके मित्रों को लाभ पहुंच सके। और यहाँ पर हम लोग संपूर्ण संविधान को बेहतरीन प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे दोस्तों, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। चलिए दोस्तों अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।